नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में NTA UGC नेट हिस्ट्री UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 133 लेकर हाजिर हूं। दोस्तों शाम 5 बज गए हैं और जल्दी जल्दी आप लाइव आ जाइए, ठीक है। दोस्तों हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पार, हमारा बायोडाटा PhD इतिहास 1 बार JRF 4 बार नेट पास। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जॉइन का बटन मेंबरशिप ले लें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों पहला सवाल है और हमारा टेस्ट करने का एक नियम है कि आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर कमेंट करना होगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। उसके बाद में हम आपको जो है बताएंगे कि इसका सही आंसर ये था, ठीक है। हिंट बताएंगे आपके कमेंट के बाद में। तो पहला सवाल है, हुंडी के निमित्त नगद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी। यानी कि हुंडी की जो निमित्त नगद भुगतान छूट थी उसकी दर मध्यकाल में कितनी थी? 8, फोता, 2 दामी या सताहरही? तो फ्रेंड्स हुंडी के निमित्त नगद भुगतान की छूट की दर मध्यकाल में जो थी वो थी 8, ठीक है। कितनी थी? 8, जिसकी हमने ये लगा कि हमको व्याख्या करनी चाहिए तो उसकी व्याख्या लेके आए हैं। हुंडी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें वह पत्र या कागज़ जिस पर एक महाजन दूसरे महाजन को जिससे लेन देन का व्यवहार करता था कुछ रुपया देने के लिए लिखकर किसी को रुपये के बदले देता है। ऐसी हुंडी व्यवस्था मध्यकाल में भी प्रचलित थी, जिसमें छूट की दर 8 थी। यानी कि कोई कर्ज लेगा तो उस कर्ज के बदले में जो कर्ज देने वाला है वो उसको एक पत्र देगा, उसको बोलते थे हुंडी। उसमें दर लिखी होती थी कि कितनी छूट की दर है। दूसरा सवाल है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति को स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जी विंगेट, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड, जॉन डिकिंसन या होल्ट मैकेंजी। तो किसने उत्तर भारत के बारे में ये कहा था कि इस क्षेत्र की जो भूधारक संपत्ति है वह अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, होल्ट मैकेंजी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। होल्ट मैकेंजी ब्रिटिश अधिकारी थे जिसने महलवारी व्यवस्था 1822 में पंजाब, आगरा, मध्य प्रांत तथा दक्कन में शुरू की तथा उन्होंने उत्तर भारत में व्याप्त भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। तीसरा सवाल आपके सामने, किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की संस्थापना की? ऑप्शन नंबर 1, निबूअर, राके, अगस्त कॉम्ते या थॉमस बकल। किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की संस्थापना की? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अगस्त कॉम्ते जो थे उन्होंने प्रत्यक्षवाद को गढ़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की थी। चौथा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से राष्ट्र राज्य के होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? पहला ऑप्शन, एक राष्ट्र अथवा करीबी संबंधित राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठन। दूसरा ऑप्शन है, एक राज्य जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित होता है। तीसरा ऑप्शन, एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रीय नीति रिवाज एवं आकांक्षा से निर्धारित होता है। या चौथा, एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति होता है। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से राष्ट्र राज्य के होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, एक राष्ट्र की
अभिव्यक्ति होता है। ये जो है ये सही नहीं है और बाकी सब ठीक है। 5वां सवाल है, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? अग्नि, धौस, इंद्र या मरुत। इन चारों में से ये चारों देवता हैं, किसका अधिक बार प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है इंद्र। ठीक है, इंद्र का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में इंद्र का अधिक बार आह्वान किया गया है। इंद्र को विश्व को स्वामी कहा गया है। वह प्रधान युद्ध का देवता है। आर्यों का विचार था कि उसी ने असुरों पर विजय दिलाई। इंद्र की प्रमुख संज्ञा पुरंदर थी। वह मेघों को रोककर जल की वर्षा करता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 250 सूक्तों में हुआ है, यानी कि 250 सूक्तों में हुआ है। किसी अन्य देवता की अपेक्षा इंद्र के शारीरिक लक्षण का विवरण सबसे अधिक विस्तार में हुआ है। 6वां सवाल है, नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1956, 1963, 1982 या 1990? नॉन प्रोलिफरेशन संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो फ्रेंड्स नॉन प्रोलिफरेशन संधि पर 1963 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है नॉन प्रोलिफरेशन संधि? नॉन प्रोलिफरेशन संधि पर 1963 में हस्ताक्षर किए गए। इस सीमित परमाणु अप्रसार संधि पर 1963 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षर हुए थे, किंतु परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए थे। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने रांके के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया है? जॉर्ज बेटेज, E.H. कार या हेनरिक बॉन साइबेल या डो? किसने रांके के वस्तुपरक, जो इतिहासकार है रांके के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया है? तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, E.H. कार। ठीक है, इतिहास क्या है, इनकी जो कृति है वो है E.H. कार। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र न रोमन न साम्राज्य है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो या वोल्टेयर? किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र न रोमन न साम्राज्य है? तो फ्रेंड्स यह कहा था ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेयर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वोल्टेयर ने कहा था ये। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वोल्टेयर भी फ्रांस का दार्शनिक था जिसने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा था यह न तो पवित्र न रोमन का साम्राज्य है। विदित है कि मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा नामक ग्रंथ की रचना की थी। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफ़ी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं? तो यह किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड स्टैनले या सर विलियम हंटर? तो यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह कहा था सर चार्ल्स वुड ने। ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स वुड ने यह कहा था। 10वां सवाल है, मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है शहजादा फिरोज शाह,
सादत खान, मौलवी अहमदुल्ला या बिरजिस कादिर। मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स 10वीं का सही आंसर है शहजादा फिरोज शाह। शहजादा फिरोज शाह ने मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शहजादा फिरोज शाह ने किया था। मंदसौर में मुगल घराने से संबंधित शहजादा फिरोज शाह ने स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। अंत में रंगून में इन्हें निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। 11वां सवाल है होमो इरेक्टस के जीवाश्मीय साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर से मिले हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अल्तामीरा, चाकुतियान, फ्यूम झील या संत असूल। होमो इरेक्टस के जीवाश्मीय साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी चाकुतियान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। होमो इरेक्टस इसे मूलतः पिथेक्रैंथोपस की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ सीधा चलने वाला कपी मानव था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका व्यापक भौगोलिक विवरण थी। पुराने मानवसम प्राणी केवल अफ्रीका में पाए गए हैं। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से चीन के समशीतोष्ण क्षेत्रों तक, केन्या के तुकीना झील तथा फ्यूहम झील तक पाए गए हैं। होमो इरेक्टस के जीवाश्म सर्वप्रथम 1890 में इंडोनेशिया के जावा से प्राप्त हुए हैं। 1920 में चीन के बीजिंग के निकट चाकुतियान से भी होमो इरेक्टस के साक्ष्य पाए गए हैं। 12वां सवाल है भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया है। वह कौन थे? पहले ऑप्शन में रानाडे, नौरोजी या आरसी दत्त। दूसरे ऑप्शन में आरसी दत्त, तिलक नेहरू। तीसरे में रानाडे, गोखले, आरसी दत्त या चौथे में नौरोजी, तैयबजी, गोखले। तो 1870 से 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किसने किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है नौरोजी, रानाडे और आरसी दत्त ने ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया है 1870 से 1905 के बीच में। व्याख्या दे देते हैं। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेव टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया। ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। महादेव गोविंद रानाडे भारत के औद्योगिकरण के पहले उद्घोषक थे, जिन्होंने देश में उद्योगों की स्थापना के लिए लोगों का आह्वान किया। 13वां सवाल है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार्क्सवादी, राग की विचारधारा, हेगेल विचारधारा या टाइनबी विचारधारा। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राग के विचारधारा से। ठीक है, 13वें का बी राग के विचारधारा से। इसकी व्याख्या मार्क्स का सिद्धांत समाज की आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप की व्याख्या करता है। यह समाज में वर्ग संघर्ष के विषय में चर्चा करता है। आर.जी. भंडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध राग के विचारधारा से था। 14वां सवाल आपके सामने है। सूची फर्स्ट में स्थान और सेकंड में संस्थापक। स्थान देखते हैं। स्थान में शहर बीकानेर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़, शहर अहमदाबाद और शहर होशंगाबाद। और इनके संस्थापक में देख लेते हैं। सूची बी में राणा कुंभा, राव बीका, अल्प खां और अहमद शाह फर्स्ट।
तो दोस्तों ये देखते हैं, शहर बीकानेर की जो स्थापना की थी वह की थी राव विका ने। ठीक है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ की जो स्थापना की थी वो की थी राणा कुंभा ने। और शहर अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह फर्स्ट ने की थी और शहर होशंगाबाद की थी अल्फ खान ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन। दूसरा है राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करना। तीसरा यादव राज्य देवगिरी का दिल्ली सल्तनत में विलय। और चौथा वेनिसियन यात्री मार्को पोलो की दक्षिण भारत की यात्रा। तो आपके सामने कूट ये रहे नीचे। ठीक है, 1 3 2 4, 2 1 4 3, 2 1 3 4 या 1 4 3 2। तो इनको आपको सही क्रम में लगाना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें जो घटना घटी थी वो घटी थी ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करना। उसके बाद में कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन हुआ और उसके बाद में यादव राज्य देवगिरी का दिल्ली सल्तनत में विलय हो गया। और सबसे लास्ट में जो हुआ था वेनिसियन यानी कि वेनिस का यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत की यात्रा की थी। ठीक है, जहाँ पर उसने गोल मिर्च वगैरह, काली मिर्च वगैरह और पांड्य राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कल्याणी की चालुक्य राज्य का पतन 1190 ईस्वी में देवगिरी के यादवों द्वारा किया गया था। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। देवगिरी के यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र हुआ। 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर देवगिरी को जीत लिया और 1299 में पांड्य राज्य में वेनिस यात्री मार्को पोलो आया था। 16वां सवाल है, निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजेंद्र चोल प्रथम, आदित्य चोल, राजेंद्र चोल या प्रांतक चोल प्रथम। तो आपको ये पता लगाना है कि पहले इसमें कौन सा आया, दूसरे पे कौन सा था, तीसरे पे कौन सा था, चौथे पे कौन सा आया था। यानी कि क्रमवाइज तो नहीं है ये, परंतु इनका जो समय है वो पहले समय कौन से आया, दूसरे पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा आएगा, समय के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इनमें आया वो आया आदित्य चोल। ठीक है, उनके बाद में आया प्रांतक चोल प्रथम और उनके बाद में राजेंद्र चोल प्रथम और सबसे लास्ट में इन चारों में से आया राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर इसका बी वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आदित्य चोल, प्रांतक चोल प्रथम और राजेंद्र चोल फर्स्ट और राजेंद्र चोल। ठीक है। 17वां सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट में सूफी शब्दावली और सेकंड में उनके अर्थ। तो सूची फर्स्ट को देखते हैं। सूची फर्स्ट में फुतू, सेकंड में समा, थर्ड में बरकत और फोर्थ में मलफूज। इनके सूची सेकंड में अर्थ दिए गए हैं। वैसे पहला है सूफी संगीत समागम, दूसरा सूफी संतों के वार्तालाप, तीसरा ऐच्छिक दान, चौथा सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मक शोभा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहले हैं फुतू।
फुतू का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऐच्छिक दान। ठीक है, क्या है? ऐच्छिक दान। दूसरा है समा। समा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सूफी संगीत समागम। तीसरा है वरकत। ठीक है, वरकत का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर डी सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा। और मलफूज जो होता है ऑप्शन नंबर बी सूफी संतों के वार्तालाप को मलफूज कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है? पहला ऑप्शन समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, अशोक का सहवासगढ़ी अभिलेख या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का नाम एक साथ आया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों शासकों का नाम एक साथ आया है। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने कराया था, जबकि समुद्रगुप्त का प्रयोग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करता है। 19वां सवाल है बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? अम्बट्ठ, महावंश, भद्रशाल जातक या ब्रह्मजाल सूत्र में। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मजाल सूत्र में। ब्रह्मजाल सूत्र में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों अथवा धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। 20वां सवाल सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना। सूची फर्स्ट में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सेकंड में है कण्व, रामायणी, पिप्पलाद और शाकल, यानी कि इनकी शाखाएं हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद की जो शाखा है, ठीक है, वो है शाकल। ठीक है, कौन सी है? शाकल। ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? शाकल। और यजुर्वेद की कौन सी है? कण्व। कौन सी है? कण्व। और सामवेद की कौन सी है? रामायणी। और अथर्ववेद की है पिप्पलाद। ठीक है, आपके सामने ऋग्वेद, शाकल, यजुर्वेद, कण्व, सामवेद, रामायणी और अथर्ववेद, पिप्पलाद। 21वां सवाल है विजयनगर राज्य ने आदि आनुवंशिकता को प्रदर्शित किया, इस विचार को किसने अभिव्यक्त किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एन करसीमा, वर्टन स्टीन, के ए नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन नंबर 4 बी ए सालितोर। विजयनगर राज्य ने आदि आनुवंशिकता को प्रदर्शित किया, इस विचार को किसने अभिव्यक्त किया? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बर्टन स्टीन ने। 22वां सवाल सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में अलबरूनी, मेगस्थनीज, फेक्सियान या जुआनजांग। सेकंड में है मेक्रेडल, व्हील, लेगे, सचाऊ।
तो फ्रेंड्स ये देखते हैं अलबरूनी। अलबरूनी जो है, अलबरूनी सचाऊ, ठीक है, और मेगास्थनीज, मैक्रेडल, फिक्सियान, लेगे और जुआनजांग व्हील, ये इनसे संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अलबरूनी सचाऊ, मेगास्थनीज, मैक्रेडल, फिक्सियान, लेगे और जुआनजांग व्हील। 23वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध नहीं है? धलेवान, लखमीरवाला, सुरकोटड़ा या सरायखोला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरायखोला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरायखोला मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से स्तंभगर्त का साक्ष्य मिलता है। धोलावीरा, लखमीरवाला, सुरकोटड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सुरकोटड़ा से घोड़ा का साक्ष्य तथा लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? ओल नायक, सरिंदरम या बरिप तो गक्कक या ऑप्शन नंबर डी, पेरुमक्कल। चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो फ्रेंड चोल वंश का राजस्व अधिकारी जो था वो था बरित पोक्त गकक, ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देते हैं। बरित पोत गकक चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। ज्ञातव्य है कि चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे तथा कैंटन चोलकालीन मुख्य बंदरगाह था। सुरिंदरम कनिष्ठ पदाधिकारी होते थे, जबकि सभा के सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। 25वां सवाल है, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है? पहला ऑप्शन है सोमेश्वर का मानसोल्लास, दूसरा हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, तीसरा अबुल हसन अली का मजमत उल तवारिक और अमोघवर्ष का संजान ताम्रपत्र। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल है, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोमेश्वर का मानसोल्लास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोमेश्वर का मानसोल्लास रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है, जबकि हरचरित्र पर शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली का मजमत उल तवारिक और अमोघवर्ष का संजान ताम्रपत्र रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य हैं। 26वां सवाल है, रुद्रमादेवी किस वंश की रानी थी? पहचानिए। बादामी के चालुक्य, मद्रक के पांड्य, वारंगल के काकतीय या ऑप्शन नंबर डी, बेंगिक के पूर्वी चालुक्य। रुद्रमादेवी किस वंश की रानी थी? पहचानिए। तो फ्रेंड्स रुद्रमादेवी जो थी वह वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्याख्या, रुद्रमादेवी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी, जो गणपति की बेटी पुत्री थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया तथा 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। 27वां सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में प्रारंभकर्ता या लेखक और सेकंड में है पत्रिका या पुस्तक। जैसे सूची फर्स्ट को देख लेते हैं। विलियम जोन्स, जेम्स फर्गूसन, अलेक्जेंडर कनिंगम और ऑप्शन नंबर डी, जेम्स बर्गेस। सूची सेकंड में इंडियन एंटीक्वेरी, द स्तूप ऑफ भरतूप,
तीसरे हैं एशियाटिक रिसर्चेज, चौथे हैं आर्कियोलॉजी इन इंडिया। तो फ्रेंड्स 27 में को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विलियम जोन्स की जो कृति है उसका नाम है एशियाटिक रिसर्चेज। दूसरा है जेम्स फर्गुसन, उनकी जो कृति है वो है आर्कियोलॉजी इन इंडिया। एलेक्जेंडर कनिंघम की है द स्तूप ऑफ भरहूत और जेम्स बर्गेस की है इंडियन एंटीक्वेरी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 28 में सवाल है निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? मणिकतला, रंगापुर, मुजफ्फरपुर या मिदनापुर। 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी रंगापुर। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वर्ष 1906 में प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट रंगापुर नामक स्थान पर हुई थी, जबकि काकोरी लूट 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटा गया था। विदित है कि चटगांव आमरी रेड चटगांव शस्त्रागार की लूट की घटना 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। 29 में सवाल है उस शासक का नाम बताइए जिसे वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गंगा सिंह बीकानेर, सेकंड भूपेंद्र नाथ सिंह पटियाला, थर्ड कृष्णा राजा बडियार मैसूर, चौथा मल्हार राव गायकवाड़ बड़ौदा। उस शासक का नाम बताना है आपको जिसे 1875 में भारी कुशासन के आरोप में हटाया गया था। तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मल्हार राव गायकवाड़ को भारी कुशासन के आरोप से हटाया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 1875 ईस्वी में मल्हार राव गायकवाड़ को भारी कुशासन का आरोप लगाकर बड़ौदा से पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। विदित है किसी के शासनकाल में 1872 में ईस्वी का नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ जिसमें अंतर्राज्यीय विवाह को मान्यता दी गई थी, अंतर्जातीय। हमारा लास्ट सवाल है हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किस वर्ष हुआ था? 1907, 1908, 1909 या 1910। दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। जब वह एक जहाज़ पर थे, ठीक है, तो उन्होंने उस जहाज़ पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिंद स्वराज। वह उस पुस्तक का लेखन किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी 1909 में हुआ था। दोस्तों ये थी हमारी आज की आंसर की यानी कि प्रैक्टिस सेट संख्या 133। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना जिसकी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।